हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये आपकी ट्रांसलेशन सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में, ताकि आप किसी भी सेंटेंस को देखकर तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, उसमें जो वर्ब है और उसका जो ऑब्जेक्ट है, ये सभी चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट ढूंढने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप हमारे उस पहले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में तो हमने जान लिया और अब हम इसका सीक्वेंस देखेंगे, यानी कि इसका हम ऑर्डर देखेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसको किस क्रम में लिखा जाता है सेंटेंस में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी वाले सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है वर्ब। ये हिंदी के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसमें पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और इसके बाद वर्ब होता है। जैसे कोई हिंदी का सेंटेंस देखते हैं, जैसे हो गया कि मोहन बांसुरी बजाता है। ये एक हिंदी का सेंटेंस है और अगर आपने पहले वीडियो को देखा है तो आप इसका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों बहुत ही आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें सब्जेक्ट पता करना है इसमें, तो सबसे पहले आप जहाँ पे काम हो रहा है, काम इसमें कौन सा हो रहा है, बजाने का, यहीं पे आप कौन लगा के क्वेश्चन करेंगे, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो अगर हमें सब्जेक्ट पता करना है तो क्वेश्चन करेंगे कौन बजाता है, आंसर मिला मोहन, यानी कि मोहन इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट पता करने का तरीका आपको बताया गया है क्या या किसे लगाकर। तो यहाँ पे हम क्या लगा के क्वेश्चन करते हैं और यहीं पे जो काम हो रहा है वहीं पे क्या लगा के क्वेश्चन करना है कि मोहन क्या बजाता है। क्या बजाता है, बांसुरी। तो बांसुरी ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और बजाना, इसमें काम कौन सा हो रहा है, बजाने का, तो बजाना इसका वर्ब है। तो ये हुई हिंदी के सेंटेंस की बात। हिंदी के सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में वर्ब आता है। वहीं अगर इंग्लिश के सेंटेंस की बात करें तो इंग्लिश वाले सेंटेंस में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, लेकिन इसके बाद वर्ब आता है। इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो ये हो गया हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस में जो डिफरेंस होता है, उसका जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो सीक्वेंस होता है उसमें ये डिफरेंस होता है हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस में। तो हिंदी वाला सेंटेंस अगर होगा तो उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में वर्ब आता है। लेकिन इंग्लिश वाले सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। और फ्रेंड्स, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रांसलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेंस आना। हमें आप सभी को टेंसेस ज़रूर आने चाहिए। और टेंस पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी वीडियोस बनाए हुए हैं और बहुत ही फुल डिटेल में आपको एक एक टेंस पे एक एक वीडियो मैंने आपको दिया है। और मैंने टेंस का पूरा एक प्लेलिस्ट भी बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप अपना टेंस बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि टेंस के बिना ट्रांसलेशन बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आपको टेंसेज नहीं आते हैं तो आप ट्रांसलेशन कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने भले ही कई बार टेंसेस पढ़े होंगे, आप तो सोचते होंगे मैंने तो कई बार टेंस पढ़ा, क्योंकि आप क्लास 4th 5th से ही टेंसेस पढ़ते चले आते हैं पूरा 12th तक। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, अगर आप हमारे उन वीडियोस को देखेंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर देखने को मिलेगा। टेंस में ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अब ये जो सेंटेंस हमने लिखा था कि मोहन बांसुरी बजाता है, ये हिंदी का सेंटेंस था। इसमें पहले सब्जेक्ट आया, फिर ऑब्जेक्ट आया और लास्ट में वर्ब आया। लेकिन अगर हमें इसको इंग्लिश में लिखना है तो पहले हमें क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोहन, तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोहन। और इसके बाद वर्ब आना चाहिए और वर्ब इसमें क्या है, बजाना। तो बजाना की अंग्रेजी, अगर बांसुरी बजाने की बात हो रही है तो वहाँ पे आप प्ले का यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपको ये चीज़ भी इसी में बताना है, सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है, इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होता है
तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। और अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है या फिर सेकंड पर्सन का है या फिर थर्ड पर्सन का प्लूरल है, थर्ड पर्सन का अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। अब आपने नाउन तो सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा है। नाउन जो होते हैं, अगर बुक है तो सिंगुलर है, बुक्स हो गया, प्लूरल हो गया। तो नाउन तो आप जानते हैं सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, एक वचन बहुवचन होते हैं। लेकिन वर्ब यहाँ पे कहा गया सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब। वर्ब कैसे एक वचन और बहुवचन होते हैं, क्या आपको पता है ये चीज़? फ्रेंड्स, वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, जो भी वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो ऑलरेडी प्लूरल रहती है। जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की, जैसे नाउन कोई है, कलम की अंग्रेजी क्या है? पेन है। तो पेन ये सिंगुलर है या प्लूरल है? पेन अभी ये सिंगुलर है। जो नाउन का जो बेस फॉर्म होता है वो क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। अगर उसको हमें प्लूरल बनाना है तो उसमें आपको एस ऐड करना होता है। तो पेन का प्लूरल पेन्स होगा। लेकिन जो वर्ब होता है ये इसका अपोजिट है। वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, जैसे जाना की अंग्रेजी क्या है? गो। और गो क्या है? ये प्लूरल है। वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल ही होता है। जैसे नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस उसमें ऐड करते हैं, उसी तरीके से वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस ऐड किया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करते हैं और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ईएस ऐड करते हैं। तो गो देखा जाए तो ये प्लूरल वर्ब है। अगर आपको इसको सिंगुलर बनाना है तो इसमें आपको एस या ईएस जोड़ना होगा। अब ये हो गया सिंगुलर वर्ब। तो ये तो हो गया सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की बात। यानी कि अगर सिंगुलर वर्ब हमें यूज़ करना है तो उस वर्ब में एस ऐड करते हैं, और अगर प्लूरल वर्ब यूज़ करना है तो जो वर्ब की बेस फॉर्म है वही उसका प्लूरल फॉर्म होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आपको पर्सन पूरी तरह से पता है कि पर्सन क्या होते हैं, कितने होते हैं। पर्सन 3 होते हैं। ग्रामर में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन यानी कि बात को कहने वाला, अपने लिए। फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो हम अपने लिए यूज़ करते हैं, जैसे आई या वी। हम अपने बारे में कोई भी बात करते हैं तो उसमें हमेशा मैं आता है कि मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो वहाँ पे हमेशा अपने लिए मैं का यूज़ करते हैं। तो मैं है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का ये सिंगुलर है। मैं यानी कि आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। जब हम अकेले केवल अपनी बात करते हैं तो वहाँ पे आई का यूज़ करते हैं। अगर हमारे साथ 2-4 लोग और हैं और पूरे उस ग्रुप की बात करनी है कि हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, हमने ये किया, हमने वो किया, तो वहाँ पे आप वी का यूज़ करते हैं। यानी यहाँ भी हम अपनी ही बात कर रहे हैं, यानी कि वी भी फर्स्ट पर्सन है लेकिन इसका प्लूरल है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। तो यानी कि फर्स्ट पर्सन में केवल 2 प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। जब भी हम अपनी बात करते हैं तो वहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और सेकंड पर्सन क्या है? सेकंड पर्सन बात को सुनने वाला होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और आप सुन रहे हो तो आप हो गए सेकंड पर्सन, यानी कि यू होता है सेकंड पर्सन। पूरे इंग्लिश में केवल यू ही एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि सेकंड पर्सन होता है। और इसके अलावा थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? फर्स्ट या सेकंड पर्सन को छोड़कर बाकी सभी थर्ड पर्सन होंगे, यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं। जो बात को कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो बात को सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है थर्ड पर्सन। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे दादाजी मुझे कहानी सुनाते थे, मेरे दादाजी मुझे कहानी सुनाते थे, तो ये बात मैं कह रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन। लेकिन मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मेरे दादाजी के बारे में, तो मेरे दादाजी हो गए थर्ड पर्सन। तो आई होप ये पर्सन भी क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और सिंगुलर और प्लूरल जो नंबर हमारे होते हैं, नंबर 2 होते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर का मतलब वो सिंगल से बना यानी एक वचन, और प्लूरल नंबर का मतलब है बहुवचन। और एक वचन कब कहेंगे? कोई भी चीज़ अगर संख्या में एक है तो वो एक वचन है, और अगर एक से ज़्यादा है तो वो बहुवचन है। अब ये बात अलग है कि जितनी भी चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं,
अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो अनकाउंटेबल है, ऐसा कोई नाउन है जो अनकाउंटेबल है, तो उसको हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है, वो भले ही संख्या में ज़्यादा ही क्यों ना हो। जैसे वाटर की बात हो गई, वाटर, वाटर का मतलब पानी, पानी को हम एक एक पानी अलग नहीं कर सकते हैं, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। और अगर ये अनकाउंटेबल है तो हमेशा ये सिंगुलर होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल का जो हम डेफिनेशन बना के रखे हैं वो सही भी है काफ़ी हद तक, कि अगर कोई किसी चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल है, और अगर काउंट नहीं कर सकते हैं तो अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर हम इसको और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप उस नाउन के पहले, जो भी नाउन आपको दिया गया है उसके पहले अगर आप एक नंबर लगा के देख लेंगे, उसके पहले एक नंबर यानी एक संख्या लगा के देखें कि क्या ऐसा बोला जा सकता है। जैसे मान लीजिए पानी ही हो गया, तो क्या हम कहीं ऐसा कह सकते हैं कि गिलास में 100 पानी है या मेरे पास 4 पानी था, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। यानी पानी के पहले 1 2 3 4 5 6 यानी कोई भी नंबर्स नहीं लगा के बोलते हैं, तो पानी क्या हो गया, अनकाउंटेबल। हम दुकान पे जाके ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मुझे 4 चीनी दे दीजिए, वहाँ पे 4 किलो 2 किलो, एक उसमें मेज़रमेंट, एक मात्रा आपको बतानी होगी, एक क्वांटिटी बतानी होगी। बल्कि आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते हैं कि मुझे 4 चीनी दे दो, मुझे 10 चीनी दे दो, तो यानी कि चीनी भी क्या है, अनकाउंटेबल है। तो इस तरीके से आप इसका पता लगा सकते हैं कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। तो आपको याद रखना है कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये आपको पर्सन भी समझ में आ गया और नंबर भी समझ में आ गया, सिंगुलर और प्लूरल। अब देखते हैं कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में, सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया कि जब भी सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का यानी कि आई या वी होगा, या सेकंड पर्सन का होगा, या फिर थर्ड पर्सन का होगा, तो उसके साथ आपको प्लूरल वर्ब लगाना है। आप लोगों के माइंड में ये डाउट हमेशा रहता है कि आई एक वचन है कि बहुवचन, आई यानी कि मैं, ये एक वचन है कि बहुवचन। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से लोग ऐसे बता भी देते हैं कि आई यू वी दे बहुवचन, ऐसे रटवा देते हैं कि आई यू वी दे बहुवचन, लेकिन आई बहुवचन में नहीं आता है, आई प्लूरल नहीं है। आई का यूज़ तो हम केवल अपने लिए करते हैं, यानी एक पर्सन के लिए करते हैं, वो सिंगुलर ही है लेकिन फर्स्ट पर्सन का है। हमें डाउट होता है कि आई के साथ हम एस ई एस क्यों नहीं ऐड करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस ई एस क्यों नहीं ऐड किया जाता है, जब सिंगुलर के साथ ऐड होता है। तो आई भी सिंगुलर है, उसके साथ भी एस ई एस लगना चाहिए। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गोज टू स्कूल होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता है। जैसे है मैं स्कूल जाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है जो आपने पढ़ा होगा ज़रूर ही, और इसका रूल आप जानते हैं कि जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस ई एस ऐड करते हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो इसमें आई गो टू स्कूल लिखा जाता है, आई गोज टू स्कूल नहीं होता है, बल्कि आई सिंगुलर ही है फिर भी। लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं है, यही देख के हम समझ लेते हैं कि आई प्लूरल है क्योंकि इसके साथ एस ई एस नहीं लगा, लेकिन आई प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। इसके साथ एस ई एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, और एस ई एस यानी सिंगुलर वर्ब कब लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा तभी उसमें हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तभी एस ई एस जोड़ते हैं। अब क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है इसलिए इसके साथ एस ई एस ऐड नहीं किया जाता है। आई होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स टेंस में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ करते हैं वो भी ज़्यादातर पर्सन या फिर नंबर के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इज़, एम, आर यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज़ करते हैं, हैज़, हैव यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज़ बीन, हैव बीन, उसमें भी हैज़ या हैव ही होता है मेन वर्ब। और उसके बाद देखिए पास्ट इंडेफिनिट में तो डिड का यूज़ किया जाता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज, वर का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड आता है जो कि सेकंड फॉर्म है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो सिंगुलर या फिर प्लूरल के अकॉर्डिंग नहीं लगता है। और
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी हैड ही लगता है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हम सभी फ्यूचर के टेंसेज में विल या शैल का यूज़ करते हैं। और क्योंकि विल या शैल जो है ये मॉडल वर्ब्स में भी आते हैं, विल या शैल मॉडल वर्ब्स में भी आते हैं, इसलिए इसका यूज़, तो क्योंकि फ्रेंड्स विल और शैल ये मॉडल वर्ब में आते हैं, इसलिए यहाँ पे हमको सिंगुलर या प्लूरल नहीं देखना होता है। इसका यूज़ हम केवल पर्सन के अकॉर्डिंग करते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अगर होगा, फर्स्ट पर्सन में चाहे आई हो चाहे वी हो, उसके साथ शैल का यूज़ करते हैं। और सेकंड या थर्ड पर्सन का अगर होता है उसके साथ विल का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो और हेल्पिंग वर्ब्स, अब इन तीनों के अलावा फ्रेंड्स यानी डिड, हैड और विल शैल के अलावा और भी जो हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे बचे हुए हैं, यहाँ पे बरहो टेंस की बात हो रही है, इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए और अदर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसमें कोई ना कोई एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब ज़रूर है जिसके लास्ट में एस आया हुआ है। जैसे यहाँ पे डू डज में डज के लास्ट में एस आया है, इज़ एम आर में इज़ के लास्ट में एस आया है, हैज़ हैव में हैज़ के लास्ट में एस आया है, और वॉज वर में वॉज के लास्ट में एस आया हुआ है। यानी कि ये सभी सिंगुलर वर्ब हैं। इसमें डज और इसमें इज़, यहाँ पे हैज़ और यहाँ पे वॉज, ये सभी सिंगुलर वर्ब हैं। यानी इन सभी का यूज़ हमें कब करना है, जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ये एक्सेप्शन है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ भी वॉज का यूज़ कर दिया जाता है। इसको आप एक अपवाद कह सकते हैं। और बाकी सभी जगहों पे जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तभी उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही ऐसा टेंस है जहाँ पे हम आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं। वो फर्स्ट पर्सन का है फिर भी इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। हाँ, कुछ जगहों पे आई के साथ वर का भी यूज़ होता है, लेकिन जब हम कोई इमेजिनेशन, कोई कल्पना करते हैं तो वहाँ पे आई के साथ वर का यूज़ करते हैं। या फिर अपनी कोई इच्छा बताते हैं कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे आई के साथ वर का यूज होता है। लेकिन सिंपल पास्ट या फिर लेकिन अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वहाँ पे आई के साथ वॉज का ही यूज़ किया जाता है। तो यानी कि डू डज में डज का यूज़ आप कब करेंगे, जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का होगा। सबसे पहले आप पर्सन देखेंगे। और ऐसे ही एस लगाने के लिए भी, तो डू या डज में डज का यूज आप किसके साथ करेंगे, जब सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले पर्सन देखेंगे, थर्ड पर्सन का होना चाहिए सब्जेक्ट। अगर वो थर्ड पर्सन का है तो उसमें डज लगाएंगे। आपने सब्जेक्ट देखा उसमें फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है या सेकंड पर्सन का है तो तुरंत समझ जाए कि यहाँ पे डज नहीं आ सकता, क्योंकि डज तो तभी आएगा जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होगा। और इज एम आर, इसमें आपको इज का यूज तब करना है जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। इसी तरह से हैज़ हैव में हैज़ का यूज़ तब करना है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। और ऐसे ही वॉज वर में वॉज का यूज़ तब करना है जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होगा। और इसी तरह से फ्रेंड्स आप इसमें जो वर्ब में एस ई एस ऐड करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बिल्कुल इसी आधार पे आपको उसको करना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए आई फर्स्ट पर्सन था इसलिए इसमें प्लूरल वर्ब आ गया, इसमें एस ई एस ऐड नहीं हुआ है। तो जब भी आपको ये देखना हो कि इसमें हम एस ई एस ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो सबसे पहले आप उसका पर्सन देखिए जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। पता चल गया कि इसमें एस ई एस नहीं जुड़ेगा। कभी कभी तो आपको केवल पर्सन देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें एस ई एस जोड़ें या फिर ना जोड़ें। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होगा तब आपको ध्यान देना है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होगा तभी आपको केवल ध्यान देना है कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर वो फर्स्ट या सेकंड पर्सन का है तो आपको नंबर भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए मोहन बांसुरी बजाता है। अब इसमें पता करना है कि मोहन कौन सा पर्सन है। तो पर्सन पता करने के लिए बहुत ही आसान तरीका, आप खुद से क्वेश्चन करिए, अपने आप में सोचिए कि मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, तो मोहन हो गया थर्ड पर्सन। ऐसे आप कर सकते हैं। हमेशा फर्स्ट पर्सन पे मैं को रखें, सेकंड पर्सन पे तुम को रखें, और बाकी जो भी रहेंगे, जैसे अध्यापक हमें पढ़ा रहे हैं तो इसमें अध्यापक कौन सा पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, तो अध्यापक हो गए थर्ड पर्सन। ऐसे आपको पर्सन पता करना है।
तो मोहन यहाँ पे कौन सा पर्सन है, मोहन थर्ड पर्सन है। अब जब ये थर्ड पर्सन है तो SES लगाने के लिए आपको अब इसका नंबर भी देखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट या सेकंड होता तो डायरेक्ट हम इसमें प्लूरल वर्ब लगा सकते थे। अगर ये फर्स्ट या सेकंड पर्सन होता तो आपको वैसे ही पता चल जाता इसमें SES नहीं लगाना है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का है तो हमें देखना होगा कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो मोहन तो एक ही पर्सन है, यानी कि एक वचन है, सिंगुलर है, तो मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए प्ले का सिंगुलर फॉर्म आना चाहिए। प्ले मीन्स खेलना या बजाना होता है, और इसका जो बेस फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन आपको इसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है तो इसमें S ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लेज हो जाएगा, मोहन प्लेज। अब ऑब्जेक्ट हमें लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बांसुरी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फ्लूट। तो ये सेंटेंस होगा मोहन प्लेज फ्लूट, मोहन बांसुरी बजाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज कर सकते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। आई होप अब ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, तुम मेरी मदद नहीं करते हो। सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट लिखना है, इसमें देखिए नहीं आ गया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव और नेगेटिव दो टाइप के सेंटेंस शुरू होते हैं सब्जेक्ट से। तो ये यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस यानी कि असर्टिव है, तो यहाँ भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू। अब क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ भी किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए जब नॉट का आप यूज़ करेंगे तो नॉट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना पड़ेगा, और क्योंकि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आपको डू या डज में से किसी का यूज़ करना है। और डू या डज का यूज़ करने के लिए आपको देखना होगा क्या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट है तुम कौन सा पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, तुम यहाँ पे हो गया सेकंड पर्सन। अगर ये सेकंड पर्सन है तो सिंगुलर वर्ब इसके साथ नहीं आएगा बल्कि प्लूरल वर्ब आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डू नॉट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन बहुवचन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे केवल आपने पर्सन देखा, आपको पता चल गया यहाँ पे डू होना चाहिए। ये हो गया यू डू नॉट। अब मदद करते हो, वर्ब लिखेंगे हेल्प, ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखना है, मेरी के लिए हो जाएगा मी, यू डू नॉट हेल्प मी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप बरहो टेंस में या फिर किसी भी टाइप के सेंटेंस में अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज़ करना है तो ऐसे ही आप वर्ब का यूज़ उसमें करेंगे। आई होप आपको अब ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको मॉडल वर्ब्स के यूज़ बताएंगे, यानी कि टेंसेज आपको प्लेलिस्ट से ही पढ़ना है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपना पूरा टेंस अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इसके बाद टेंस के अलावा जो अदर रूल्स एंड ट्रांसलेशन के वो आपको हम इस सीरीज़ में बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।